ओटो एडोल्फ आइकमैन हिटलर का करीबी साथी था और जब हिटलर ने यहूदियों का होलोकॉस्ट किया तो इस होलोकॉस्ट का ऑर्गेनाइजर भी यही एडोल्फ आइकमैन था। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और हिटलर मारा गया तो एडोल्फ आइकमैन अर्जेंटीना में जाकर छुप गया। बाद में जब इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 1960 में उसे अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला और खुफिया तरीके से इसराइल लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल में उसका ट्रायल शुरू हुआ जो 2 साल तक जारी रहा। पूरी अदालती कार्रवाइयां हुई और उसके बाद एडोल्फ आइकमैन को 1962 में फांसी दे दी गई। दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा वार क्रिमिनल जो लाखों यहूदियों के कत्ल में मुलविस था, उसको अभी कोर्ट में ट्रायल हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये रूल है कि अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाए तो कोर्ट में उसका ट्रायल किया जाता है और अगर कोई वकील उसका केस लेने के लिए तैयार ना हो तो उस मुल्क की गवर्नमेंट उसके लिए वकील करती है और उसका ट्रायल, उसका डिफेंस सब बराबर चलता है। अब आते हैं बलोचिस्तान पर। दोस्तों, बलोचिस्तान के शहर तुर्बत से 29 अक्टूबर को एक नौजवान बलाच मौलाबख्श को सीटीडी ने अबडक्ट किया और उसे 1 महीना जेल में रखा गया। बलाच की फैमिली ने कोर्ट में अपील की बेल के लिए। इस अपील की सुनवाई होनी थी 24 नवंबर को, मगर उससे एक दिन पहले यानी 23 नवंबर को सीटीडी ने मौलाबख्श समेत 4 लोगों को कत्ल कर दिया और इसे नाम दिया शूट आउट का। हालांकि मौलाबख्श की फैमिली ये क्लेम कर रही है कि ये शूट आउट नहीं है बल्कि पुलिस कस्टडी में उसे कत्ल किया गया है। जिस दिन मौलाबख्श का शूट आउट हुआ उसी दिन से तुर्बत में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसके लिए फिर एक बलोच यकजहती कमेटी भी बनाई गई जिसको लीड कर रही हैं डॉक्टर महरंग बलोच, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पीजीआर इन सर्जरी हैं। इस कमेटी ने बलोचिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च शुरू किया और इस मार्च को नाम दिया मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड। दोस्तों, ये मार्च बलोचिस्तान के तुर्बत से शुरू हुआ और केपीके के डेरा इस्माइल खान से होता हुआ फिर पंजाब के डेरा गाजी खान में आया और वहां से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, जब ये मार्च सखी सरवर चेक पॉइंट पर पहुंचा तो इस मार्च के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस का यह कहना है कि उस एरिया में दफा 144 नाफिज है और मार्च करना अलाउड नहीं है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर इन लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, जब यह मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो इन्हें रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया गया। डॉक्टर महरंग बलोच समेत बहुत सारे खवातीन और बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया। जो बलोच तुलबा वहां इस्लामाबाद में पढ़ते हैं और इस मार्च को सपोर्ट करने के लिए आए थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और मीडिया प्रेशर में आकर यह बताया गया कि बहुत सारे खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया गया है। और इस खबर की तस्दीक करने के लिए जब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर उस मौका पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि किसी को नहीं छोड़ा गया बल्कि औरतों और बच्चों को वैसे ही हिरासत में रखा गया है। ऐसे ही हामिद मीर ने उन स्टूडेंट्स की वीडियो शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पर जिसमें बहुत सारे बलोच स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में बंद रखा गया है। और दोस्तों, जिन्हें छोड़ा गया है उन्हें भी जबरदस्ती बसों में भर भर कर क्वेटा पहुंचाया जा रहा है। अभी तक एक भी बलोच औरत और बच्ची जो है उसको रहा नहीं किया गया। तो मैंने 6:30 बजे फेडरल मिनिस्टर फवाद हसन फवाद साहब को फोन किया। मैंने उनको बताया कि फवाद साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम बलोच औरतों और बच्चों को रहा कर दिया गया है, लेकिन वो अभी रहा नहीं हुए। हालांकि दोस्तों, ये मार्च बिल्कुल पीसफुल था और ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि बलोचिस्तान में जारी जबरी गुमशदगियों को रोका जाए और जो लोग बलोच नौजवानों को गायब करते हैं उनका भी एहतसाब किया जाए। दोस्तों, बलोचिस्तान के लोगों के साथ रियासत पाकिस्तान का ये रवैया बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, यही रवैया मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ रखा गया था और जिसका नतीजा आप सबको पता है। 1971 में पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया। तो ये वक्त है पाकिस्तान के दूसरे लोगों के लिए कि वो जागें और इस तहरीक का हिस्सा बने या कम अज कम बलोचों के लिए आवाज उठाएं। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, अ थ्रेट टू जस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी अगर किसी जगह भी इंसाफ को खतरा है तो इसका मतलब यह है कि बाकी लोग भी अपनी बारी का इंतजार करें, यह खतरा उन तक भी पहुंचेगा। अगर जस्टिस सिस्टम और रूल ऑफ लॉ की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के 142 मुल्कों की लिस्ट में 128वें या 129वें नंबर पर आता है और सिविल जस्टिस इंडेक्स में 128 मुल्कों में 118वें नंबर पर आता है। तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि आपको आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है, भले ही आपके साथ कितना ही डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन क्यों ना हो। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो रियासत या तो आपको गद्दार करार देगी और फिर आपका शायद कोर्ट में ट्रायल न चले बल्कि आपको गायब कर दिया जाए या मार दिया जाए। दोस्तों, रियासत माँ की तरह होती है और अपने शहरियों को अपने बच्चों की तरह पालती है और उनका ख्याल करती है।
مگر شاید بلوچستان کے لوگوں کے لیے ریاست پاکستان وہ سوتیلی ماں بن چکی ہے جو شاید اپنے بچے کو زہر دینے سے بھی باز نہ آئے۔ اس پاکستان پر جتنا حق پنجابیوں کا ہے اتنا ہی حق سندھی، پٹھان اور بلوچوں کا ہے۔ دوستو، بلوچ ایک قبائلی قوم ہے جن کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ یہ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، اسی لیے اگر یہ ریاست انہیں تھوڑی سی بھی عزت دے، برابر کے شہری ہونے کا درجہ دے، تو یہی بلوچ آپ کو پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی نہیں کی، پہلے بھی بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے بہت سیکریفائس کیا ہے اور شاید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو اسی لیے پاکستان کے باقی شہریوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ تو اس کے خلاف سب اکٹھے ہوں اور انہیں ان کا حق ملے۔ اور آخر میں آپ کو عمران خان کی ایک کوٹیشن بتاتا چلوں، "No one is safe until everyone is safe"، یعنی جب تک سب محفوظ نہیں ہو جاتے تب تک ہر کوئی غیر محفوظ ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار